Welcome, friends. I am Hemant Agarwal, host and coordinator of webinar conducted by chshelpforum.com. This website is specifically relating to various issues that can be experienced in societies and will benefit all society members. Website has very simple language articles, various draft of application, over 120 earlier webinar videos, and more shall be added as and when time permits. This knowledge and experience sharing webinar is conducted in very simple, ordinary, non-technical and non-legal language and can be easily understood by all our friends. Today's topic is demanding documents, CCTV recording, refusal by managing committee and the punishments thereon. Before we invite our speaker, you all have experienced कि जब भी हम कोई डॉक्यूमेंट सोसाइटी से पूछते हैं, मांगते हैं, डिमांड करते हैं, एप्लीकेशन देते हैं, तो मैनेजिंग कमेटी को टिपिकली मेजॉरिटी ऑफ द मैनेजिंग कमेटी को तकलीफ हो जाती है कि भाई डॉक्यूमेंट दे रहे, मैनेजर है तो भी, असिस्टेंट्स हैं ऑफिस में तो भी, बड़ी सोसाइटियों में मुझे ऐसा लगता है कभी कभी कि शायद हम उनकी खुद की प्राइवेट प्रॉपर्टी या प्राइवेट बैंक डिटेल्स, प्राइवेट बैंक स्टेटमेंट्स तो नहीं मांग रहे करके ये सोच के तो रिफ्यूज नहीं कर रहे। वो तो है सोसाइटी का पेपर, देने में क्या तकलीफ है, और देना तो ही है, कानून के हिसाब से देना है, रिफ्यूज तो कर नहीं सकते आप, पनिशमेंट है, पेनल्टी भी है, और अगर मैटर डीप पे लेकर गए तो डीबार का भी प्रोविजन है। सोसाइटी में हम क्या क्या डॉक्यूमेंट मांग सकते हैं, वो है जनरल डॉक्यूमेंट्स। मेरा खुद का सोसाइटी के सारे डॉक्यूमेंट्स, बैलेंस शीट, मिनट्स, सीसीटीवी रिकॉर्डिंग्स, मैनेजिंग कमेटी के रिकॉर्डिंग, आईजे रजिस्टर्स वगैरह। किसी का भी पर्सनल डॉक्यूमेंट छोड़ के, यानी और किसी का सेल डीड और किसी का लीव एंड लाइसेंस, और ऐसे ही और कोई अगर पर्सनल डीड है, पैन कार्ड, आधार कार्ड वगैरह की अगर कॉपी डिपॉजिटेड है सोसाइटी में, तो वो छोड़ के आप हर एक डॉक्यूमेंट की फोटोकॉपी, सर्टिफाइड फोटोकॉपी पूछ सकते हैं। तो इस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए हमने इनवाइट किया है आज के स्पीकर श्री कुलदीप सिंह, who is highly experienced in various aspects of life and also society matters. He has served his society as a chairman for more than 5 years. और उन्होंने सोसाइटी के अलग अलग घटनाओं को, नेगेटिव पॉजिटिव घटनाओं का तजुर्बा लिया हुआ है, एंड उस दौरान उनको काफ़ी तकलीफें भी आई हैं जो उन्होंने अपने ज़िंदगी के तजुर्बे से दूर किया। On behalf of all our friends here, we invite Shri Kuldeep Singh Ji to share his knowledge and experiences on today's topic. Kuldeep sir, we respectfully invite you to share your knowledge and experiences with our friends. Please take over and proceed. Thank you, sir. Thank you, Hemant sir. I hope I'm audible to everyone. Yes. To begin with, मैं तो हेमंत सर का एक शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि उन्होंने मेरे को ये मौका दिया है, अपॉर्चुनिटी दी है आपसे बात करने के लिए, अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। और मैं सबको भी हार्दिक स्वागत करता हूं, भाइयों बहनों का, जिन्होंने अभी वेबिनार में ज्वाइन किया है।
मेरे को मालूम है एज द टाइम पासेस मोर एंड मोर पीपल विल ज्वाइन. नॉर्मली अपना लोग थोड़ा टाइम ले लेते हैं ज्वाइन करने में. तो ये जो टॉपिक है इसके बारे में मैंने एक बार पहले भी बात करी थी समटाइम इन अगस्त 23 में. तो इस बार भी मैं तकरीबन वही जो मैंने अपने ख्याल रखे थे, लेकिन मे बी मोर रिफाइंड एंड what are the latest rules and regulations. तो जैसे हेमंत सर ने बताया कि I was chairman of a society for 5 years and I experienced a lot of ups and downs. तो ये एक बड़ा अजीब सा अनुभव था. तो जैसे कि हमको पहले ही पता होता है ऐसे काम को लेने के लिए कि भाई ये तो ना शुक्रगुजारी का काम है. तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमको अपने अधिकारों का अपने राइट्स का हमको लेना नहीं चाहिए एडवांटेज जो हमारे राइट्स हैं. तो इसलिए ऐसे काम में लोग अप्रिशिएट कम करते हैं, गालियां ज़्यादा देते हैं. और मैं एक बड़ी सोसाइटी का चेयरमैन था. तो आप शायद डिफरेंट नंबर ऑफ मेंबर्स की सोसाइटी में होंगे. तो आप देखते होंगे कि शायद 30, 50, 60, 70, 100 तक भी, यानी कि आप सबको खुश नहीं कर सकते. बट इसका मतलब ये नहीं है कि हमको अपना राइट जो है वो का फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए. तो आज का जो टॉपिक है वो बेसिकली डॉक्यूमेंट्स के ऊपर है कि डॉक्यूमेंट्स के ऊपर क्या क्या रूल्स हैं और उनके अगर सोसाइटी नहीं देती तो क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं मैनेजिंग कमेटी के लिए. तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अपना जो 1960 का MCS एक्ट है प्लस जो रूल्स 1961 में बने और उसके बाद में मॉडल बाय लॉज आते रहे टाइम टू टाइम. तो ये सारे ही डॉक्यूमेंट हमको एक अधिकार देते हैं कि हम मैनेजिंग कमेटी से डॉक्यूमेंट्स इंस्पेक्ट कर सकें और डॉक्यूमेंट्स की सर्टिफाइड कॉपीज डिमांड कर सकें. तो जैसे हेमंत सर ने बोला कि नॉर्मली प्रॉब्लम क्या होती है, वैसे प्रॉब्लम तो होनी नहीं चाहिए क्योंकि कोऑपरेटिव सोसाइटी में तो सबका अधिकार बराबर होता है. हम ही इलेक्ट करते हैं कमेटी को और हमारे लिए ही कमेटी काम करती है. लेकिन होता क्या है कि मैनेजिंग कमेटी एक अपने आप में एक संस्था बन के बैठ जाती है जहां वो अपने आप को एक अथॉरिटेटिव पोजीशन में समझने लग जाते हैं. They think that they are now the managers of the society and वो अपने हिसाब से काम कर सकते हैं और मेंबर्स को जैसा वो मतलब के कुछ करना चाहें, उनको हेल्प करना चाहें, डॉक्यूमेंट देना चाहें, नहीं देना चाहें, तो उनकी मर्जी के ऊपर डिपेंड करता है. लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि ये एक राइट है दिया हुआ हर एक मेंबर को कोऑपरेटिव सोसाइटी में. और इसका उद्देश्य बेसिकली ये है कि इट इज पार्ट ऑफ द ट्रांसपेरेंट वर्किंग ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी. आप मेरे से एग्री करोगे
कि क्योंकि कोऑपरेटिव सोसाइटी हम सबकी होती है, हमारा ही पैसे के साथ वो चलती है, तो इसलिए हमारे अधिकार हैं कि हम उसकी वर्किंग को हम चेक कर सकें, उसकी वर्किंग को हम देख सकें, उसके ऊपर निगरानी कर सकें। ये मैंने पहले भी एक बार वेबिनार में बोला था कि नॉर्मली मेंबर्स क्या करते हैं, वो अपने अधिकार को एब्डिकेट कर देते हैं, वो ये अधिकार को इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं। और उसका रीज़न ये होता है कि हमको क्या लेना देना है, हम सोसाइटी को कुछ पूछेंगे तो हमारे साथ सोसाइटी के मेंबर नाराज़ हो जाएंगे, हमको तंग करेंगे। और सोसाइटी भी, मैनेजिंग कमेटी भी ये सोचने लग जाती है कि भी ये बंदा अगर मेरे से डॉक्यूमेंट मांग रहा है तो इसका उद्देश्य जो है वो हमको थोड़ा तंग करने के लिए ये सब कुछ कर रहा है। तो सबसे पहले तो मैं, जैसे हेमंत सर ने बताया, कि अपना अधिकार जो है मेंबर्स का, वो भी अधिकार इतना है कि हम एक टाइप के डॉक्यूमेंट होते हैं जो पब्लिक होते हैं और दूसरे टाइप के डॉक्यूमेंट होते हैं जो प्राइवेट होते हैं। तो प्राइवेट डॉक्यूमेंट जो हैं वो डॉक्यूमेंट्स हैं जिसमें के मेंबर्स का लेखा जोखा, मेंबर्स की कॉरेस्पॉन्डेंस विद सोसाइटी की कॉरेस्पॉन्डेंस विद अथॉरिटी अबाउट द मेंबर। सो दीज आर private documents or private correspondence and accounts जो हम नहीं देख सकते, हम डिमांड उनकी कॉपी नहीं कर सकते। लेकिन बाकी सारे जो डॉक्यूमेंट होते हैं, वो डॉक्यूमेंट सोसाइटी को चलाने के लिए जो काम में आते हैं, उनसे रिलेटेड होते हैं, तो वो पब्लिक डॉक्यूमेंट होते हैं। मतलब उसका ये हुआ कि any member of the society can inspect or demand the copies of those documents. तो ये कोऑपरेटिव कॉन्सेप्ट के ही लिए शुरू से ही जो MCS एक्ट बना, रूल बने और उसके बाद में जो बायलॉज बने, वो इसी चीज को एम्फेसाइज करते हैं कि ये कोऑपरेटिव सोसाइटी में सबको मिलजुल के रहना है और मिलजुल के काम करना है। और अधिकार हमको इसलिए दिए हुए हैं कि हम चेक कर सकें कि सोसाइटी ठीक काम कर रही है कि नहीं। तो एक बड़ा अपार्ट फ्रॉम जो 1960 में जो ये शुरुआत हुई जिसकी महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने करी, वो बहुत ही सराहनीय थी, द कंसेप्ट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज। लेकिन उसके एक्सपीरियंस के होते होते 2011 में एक 97th अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी आया था, जो 97th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2011 जिसको कहा जाता है। यशपाल जी, आप अपना माइक प्लीज म्यूट कर लीजिए। यशपाल धवन। Guru, are you calling me? How to mute it? तो वो जो 97th अमेंडमेंट आई थी, उसमें जो पार्ट 4 था ऑफ दैट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, उसमें बड़ा क्लियरली एक ऐड किया गया था सेक्शन आर्टिकल 43 ब्रावो, आर्टिकल 43 बी, जिसमें के डेमोक्रेटिक कंट्रोल ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड प्रोफेशनल मैनेजमेंट को एम्फसाइज किया गया था, उसको महत्वता दी गई थी। और उसके बाद में फिर एक ऑर्डिनेंस आया था 25, महाराष्ट्र कोऑपरेटिव, महाराष्ट्र गवर्नमेंट का एक ऑर्डिनेंस आया था नंबर 25 इन 2018। तो आपको याद होगा कि उस अमेंडमेंट, महाराष्ट्र ऑर्डिनेंस के तहत एक अमेंडमेंट आई थी कोऑपरेटिव बायलॉज में, सोसाइटी बायलॉज में, और उन्होंने
सेक्शन 154B एक ऐड किया था इस ऑर्डिनेंस में, जिसमें कि काफी सारी क्लैरिफिकेशंस दी गई थी और कुछ चीजें ऐड भी करी गई थी। तो इसमें मैं सबसे पहले आपको बताता हूं कि एक सेक्शन 4 जो है इस ऑर्डिनेंस का 2018 का, उसमें सेक्शन 4 में एक अंडर सेक्शन 146 ऑफ द एमसीएस एक्ट, उसमें एक P2 करके ऑफेंस ऐड किया गया था। जैसे कि शायद आप सब लोग मेंबरान को या आप सब को पता होगा कि अपना जो एमसीएस एक्ट है 1960, उसमें जो सेक्शन 146 है उसमें दिया गया है कि ऑफेंस, कोऑपरेटिव सोसाइटी के ऑफेंस क्या क्या होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, सेक्शन 146। तो आप सबको ये सेक्शन 146 की जानकारी जरूर होनी चाहिए। तो 146 सेक्शन में एक P2 करके सेक्शन ऐड किया गया था, और वो P2 सेक्शन जो ऐड किया गया था उसमें डॉक्यूमेंट ना देने के लिए देने को एक ऑफेंस घोषित किया गया था कि मेंबर अगर कोई डॉक्यूमेंट मांगता है तो उसको अगर डॉक्यूमेंट मैनेजिंग कमेटी नहीं देती तो वो अंडर 146 P2 के तहत ऑफेंस गिना जाता है। और आप सबको ये भी मालूम होगा कि जो 146 सेक्शन है उसका नेक्स्ट सेक्शन जो 147 है, वो डिटेल में हमको जो जो ऑफेंस 146 में दिए हुए हैं उन ऑफेंस का वो पनिशमेंट भी ले करता है। तो ये सब कुछ क्यों दिया गया है? P2 ऐड किया गया है 146 में, डॉक्यूमेंट ना देने को एक ऑफेंस माना गया है, और सेक्शन 147 में उसकी पनिशमेंट भी दी गई है। तो ये जो दोनों सेक्शन है इसकी जानकारी हम सबको होनी चाहिए, और हमको बिल्कुल ही झिझकना नहीं चाहिए कि भाई हम इन सेक्शंस का फायदा उठाते हुए, इन सेक्शंस को यूज करते हुए हम डीडीआर, डीआर, रजिस्ट्रार जो भी है, हम अपनी, अगर हमको कोई कंप्लेंट हो डॉक्यूमेंट्स के बारे में तो हम ये जो है कंप्लेंट डीडीआर और डीआर के सामने हम रख सकते हैं। सो ये जो P2 सेक्शन ऐड हुआ था ये ऑर्डिनेंस 25, महाराष्ट्र ऑर्डिनेंस 25 ऑफ 2018 में ऐड हुआ था। अभी जैसे कि मैंने पहले बताया कि अपने जो एमसीएस एक्ट है उसमें सेक्शन 32 में बड़ा क्लियरली लिखा हुआ है कि जो मेंबर है वो फ्री ऑफ कॉस्ट कोई भी डॉक्यूमेंट सोसाइटी का सोसाइटी के ऑफिस में, या तो अपॉइंटमेंट के साथ या कोई टाइम तय किया हो उसके तहत, जाके फ्री ऑफ कॉस्ट बगैर पैसे दिए ये डॉक्यूमेंट्स को वो चेक कर सकता है। तो वो डॉक्यूमेंट चेक करने के लिए हमको कोई पैसा देने की जरूरत नहीं पड़ती है। और सेक्शन 32 एमसीएस एक्ट का ये भी बोलता है नंबर 2 में, पैरा में, कि अगर आपको कोई सर्टिफाइड कॉपीज चाहिए किसी भी डॉक्यूमेंट की जो आपको इंटाइटल्ड है, जैसे कि पब्लिक डॉक्यूमेंट या डॉक्यूमेंट जो
आपका खुद का डॉक्यूमेंट हो, आपका खुद का लेजर अकाउंट हो, कुछ आपकी कॉरेस्पॉन्डेंस के डॉक्यूमेंट हो, कोई कंप्लेंट हो आपके बारे में जो उन्होंने करी हो हायर अथॉरिटीज को या पुलिस को, आपका अधिकार है कि आप उनकी सर्टिफाइड कॉपीज जो हैं वो मैनेजिंग कमेटी से मांग सकते हैं। तो यही चीजें जो हैं ये रिपीट करी गई हैं सेक्शन 154B जो ऑर्डिनेंस के तहत अमेंडमेंट हुई थी कोऑपरेटिव एक्ट की। उसमें 154B8 उसका जो 154B का नंबर 8 सेक्शन है उसमें भी तकरीबन वही लैंग्वेज लिखी हुई है कि पहले ये बताया गया है कि मेंबर फ्री ऑफ कॉस्ट जाके सोसाइटी ऑफिस में सर्टेन डॉक्यूमेंट्स इंस्पेक्ट कर सकता है, जैसे कि बाय लॉ हुए, एक्ट हुआ, रूल्स हुए, लास्ट बैलेंस ऑडिट शीट हुई, जो मैनेजिंग कमेटी की मीटिंग्स होते हैं उसके मिनट्स हुए, जनरल बॉडी मीटिंग के मिनट्स हुए, मेंबर्स की लिस्ट हुई, फॉर्म आईजे। सो ये सब चीजें जो हैं ये आप सोसाइटी ऑफिस में जाके आप फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हैं। और अगर आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए, उनकी किसी की कॉपी चाहिए, तो फिर आपको जो है वो अंडर 154B8 पैरा 2 के तहत आपको रिटन में, प्लीज नोट दिस, you have to make your request in writing to the managing committee asking for the documents that you need. तो वो डॉक्यूमेंट आपको लिस्ट करने होंगे उसमें, और मैनेजिंग कमेटी आपको बताएगी कि उसका आपको कितना चार्जेस पे करना होगा, बिकॉज दैट इज द डॉक्यूमेंट्स आर गिवन टू यू. Documents are given to you not free of cost, but with a small fee, which is basically the required for society to Xerox them. इसमें भी जो बायलॉ 23 में भी यही कुछ लिखा हुआ है, और बायलॉ 170 में कुछ फीस के रेट दिए हुए हैं, लेकिन जो आज के दिन में अथॉरिटी है वो रूल 27 ऑफ MCS रूल्स 1961 है, जिसमें के A4 डॉक्यूमेंट जो है उसके लिए आपको ₹2 चार्ज करने चाहिए। तो इसमें थोड़ी सी डिस्पैरिटी तो है कि बायलॉज कुछ बोलते हैं जिसमें ₹5 पर पेज भी है, कुछ पेजेस ₹10 भी हैं, लेकिन जो अथॉरिटी हम इस टाइम पे, क्योंकि बायलॉज फ्लो फ्रॉम द एक्ट एंड द रूल्स 1961, सो सबसे सुप्रीम जो डॉक्यूमेंट अपना है वो MCS एक्ट 1960 एंड द रूल्स 1961. सो इसलिए इसका बेसिकली प्रोसीजर यही है कि हमको ये डॉक्यूमेंट जो हैं वो राइटिंग में डिमांड करने पड़ते हैं, और जब हम वो राइटिंग में डिमांड करते हैं हमको मैनेजिंग कमेटी बताती है कि आपको इतने पैसे देने हैं। आप जब वो पैसे जमा करा देते हो सोसाइटी ऑफिस में, तो विद इन 30 डेज आपको ये डॉक्यूमेंट जो है उनको मुहैया करवाने पड़ते हैं. They have to give, the secretary has to give the documents to you within a period of 30 days. So this is the basic rule जो प्रोसीजर के हिसाब से MCS एक्ट के हिसाब से जो है वो आपको करना पड़ेगा. उसके बाद में अभी एक मुद्दा पहले और भी आ जाता है. वो मुद्दा बेसिकली ये है कि कैन RTI be filed on the managing committee? Can you file an RTI to your managing committee to, if they are not giving you the documents, the next step you think is चलो मैं RTI डालता हूँ,
मेरे को हो सकता है कि आरटीआई के तहत वो ये डॉक्यूमेंट दे देंगे। लेकिन मेरे एक्सपीरियंस से और जो मैंने सुना पढ़ा भी है, उसमें ये है कि हालांकि एक औरंगाबाद हाई कोर्ट के बेंच ने एक जरूर पास की थी जजमेंट, जहां उन्होंने बोला था कि आरटीआई इज एप्लीकेबल टू द कोऑपरेटिव कोर्ट, लेकिन दैट आई थिंक वाज नॉट really implemented the way it was meant to be. Therefore, if you have to file an RTI, you file the RTI to the joint registrar. आप जॉइंट रजिस्ट्रार को आरटीआई भी आप फाइल कर सकते हैं, और जॉइंट रजिस्ट्रार इन टर्न विल डायरेक्ट द सोसाइटी टू गिव यू द डॉक्यूमेंट्स। अभी ऐसे भी मौके देखे गए हैं जहां के एमसीएस रजिस्ट्रार या डिप्टी रजिस्ट्रार के ऑर्डर के बावजूद भी मैनेजिंग कमेटी जो है वो आपको डॉक्यूमेंट नहीं देती है। तो ये एक सीरियस ऑफेंस माना जाता है। एंड जो हमारी जो ऑर्डिनेंस के हिसाब से जो 154 ब्रावो बी की जो अमेंडमेंट हुई थी एमसीएस एक्ट में, उसमें प्रावधान रखा गया है, प्रावधान 154B27 इन ब्रैकेट 1, जिसमें joint registrar can give it in demand the documents from the society, and society has to provide those documents within the prescribed time. And number 2 में अगर वो सप्लाई डॉक्यूमेंट नहीं करते तो वो जॉइंट रजिस्ट्रार अपने ऑफिस से किसी रिप्रेजेंटेटिव को भेज के भी डिमांड डॉक्यूमेंट प्रोक्योर कर सकता है, और वो डॉक्यूमेंट प्रोक्योर करने के बाद में अपने ऑफिस में आपको वो डॉक्यूमेंट हैंड ओवर कर सकता है। सो ये प्रोविजन बड़े काफी क्लियर और स्ट्रॉन्ग है, जहां 154B8 154B27 में अधिकार दिए गए हैं कि कैसे डॉक्यूमेंट जो हैं सोसाइटी जो अगर नहीं देती है तो उसमें कैसे डॉक्यूमेंट प्रोक्योर किए जा सकते हैं। तो अगर जॉइंट रजिस्ट्रार के आदेश पे भी ये डॉक्यूमेंट नहीं दिए जाते बाय द मैनेजिंग कमेटी, देन 154B23 के तहत, सेक्शन के तहत, जॉइंट रजिस्ट्रार वो मेंबर को, सेक्रेटरी को निलंबित भी कर सकता है। That provision is there. He can use that provision. And also under, जैसे मैंने आपको बताया कि P2 करके जो ऑफेंस 146P2 करके जो ऑफेंस ऐड किया गया था, वो ऑफेंस अंडर 147P2 demands a penalty of ₹100 per day, जितने दिन डिले होता है, to the maximum amount of ₹5,000. So ये नहीं है कि मैनेजिंग कमेटी जो है वो कैन गेट अवे कि आपको डॉक्यूमेंट ना देके वो छूट सकती है। ऐसे प्रावधान अपने एक्ट में हैं जो जिससे कि मैनेजिंग कमेटी को कटघरे में खड़ा किया जा सकता है। मैंने अपनी लास्ट वेबिनार में एक उस टाइम रिसेंटली एक हाई कोर्ट की जजमेंट भी आई थी। वो जजमेंट बॉम्बे हाई कोर्ट की थी। एक पुणे सोसाइटी का केस था, यह ऐसा ही केस था जहां सोसाइटी ने डॉक्यूमेंट्स नहीं दिए और रजिस्ट्रार ने उनके मेंबर को निलंबित किया, डिसमिस किया, उसको हटाया गया, डिबार कर दिया। तो उसने अपील डाली बॉम्बे हाई कोर्ट में, और बॉम्बे हाई कोर्ट ने जॉइंट डिप्टी रजिस्ट्रार या जॉइंट रजिस्ट्रार का जो आदेश था वो अपहोल्ड किया। यानी कि हाई कोर्ट ने बोला कि जॉइंट रजिस्ट्रार का जो आदेश है वो सही है और मेंबर को बर्खास्त किया जाना चाहिए। सो कहने का मतलब ये है कि
अभी प्रॉब्लम सिर्फ यही आ जाती है कि भी मैं सोसाइटी को क्यों मैं ये सारा कुछ मैं बुरा क्यों बनूं, उनको उनकी कंप्लेंट करके to the registrar, and where they have to sort of take registrar has to take the extreme step. Now बाकी बात रही जो सीसीटीवी रिकॉर्डिंग की है, वो सीसीटीवी रिकॉर्डिंग किसी भी चीज की हो, whether it is recording of the general body meeting or recording of the MCS meeting, या कोई सीसीटीवी फुटेज फ्रॉम सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू, कोई फुटेज आपको चाहिए हो, कोई इंसिडेंट हुआ हो, आपको उसकी फुटेज चाहिए, तो वो भी आप सोसाइटी से डिमांड कर सकते हो, और वो डिमांड जो है मैनेजिंग कमेटी को पूरी करनी पड़ेगी। और उसके लिए अगर आप अपनी पेन ड्राइव देते हो जो मैनेजिंग कमेटी को, तो मैनेजिंग कमेटी इज सपोज्ड टू गिव यू द सीसीटीवी रिकॉर्डिंग और सीसीटीवी फुटेज फ्री ऑफ कॉस्ट। सो ये जो हैं, ये प्रावधान सारे जो हैं अवेलेबल हैं अपना MCS एक्ट, MCS एक्ट ऑफ 16, MCS रूल्स ऑफ 1961, मॉडल बायलॉज, and then the ordinance 25 of 2018 जिसमें हमारा MCS एक्ट की अमेंडमेंट हुई, जिसमें के 154B सेक्शन ऐड किया गया, उसमें 154B8 for procedure and what all you can see free of cost, whatever you want the copies, you have to give it in writing. In 30 days they are supposed to give you that, and if society is still not giving, joint registrar can use 154B27(1) as well as 27(2), and if still it does not work, then the secretary or the responsible member can be debarred from the committee under 154B23. तो ये अपना जो था पूरा जो रूल्स सिचुएशन थी, जो प्रावधान हमारे एक्ट और बायलॉज और रूल्स में रखे गए हैं, ये सब अवेलेबल हैं। हमको निश्चिंत होके इनका इस्तेमाल करना चाहिए, बिकॉज अगर आप अपने राइट को एक्सरसाइज नहीं करते तो एक्चुअली स्पीकिंग आप एक अपनी कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए अच्छा काम नहीं कर रहे हो। हर एक मेंबर को अपना अधिकार एक्सरसाइज करना चाहिए, तभी ही मैनेजिंग कमेटी विल रिमेन ऑन इट्स टोज, मैनेजिंग कमेटी विल वर्क एज पर द रूल्स एंड रेगुलेशन, और वो अपनी मनमानी नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपको अकाउंट्स अगर चेक करने हैं, आपको बैलेंस शीट चेक करनी है, आपको कोई कॉन्ट्रैक्ट अगर उन्होंने किया है जो AGM में अप्रूव हुआ है, रिपेयर कॉन्ट्रैक्ट हो which may be running in lakhs or even crores, you have the right to demand that inspect free of cost in the society office, or obtain the copies of those documents by paying ₹2 as per section rule 27. So ये सब चीजें आप अगर एक्सरसाइज करेंगे तो मैं आपको आश्वासन दिलवाता हूं कि मैनेजिंग कमेटी जो है वो ध्यान से काम करेगी, वो अपने रूल रेगुलेशन के हिसाब से काम करेगी, और उनको इस चीज का एहसास रहेगा कि भी हमारे को कोई चेक करने वाला भी सोसाइटी में है, और हमको बिल्कुल हाथ नहीं खड़े करने और बोले यार करने दो जो कर रही है सोसाइटी, अभी हम क्या करें, हमारे पीछे सोसाइटी पड़ जाएगी। ये एटीट्यूड जो है वो बराबर नहीं है। तो इन सारे बातों के साथ मैं अपना आज का वेबिनार की जो मेरा पार्ट है ऑफ पुटिंग अक्रॉस टू यू
the rule position and your rights, then what are the punishments on documents and CCTV recordings, वो खत्म करता हूँ और हेमंत सर को मैं अभी हैंड ओवर करता हूँ. Thank you so much for being patient. Thank you. Thank you, sir, very much. I'll just take a 2-minute break for our sponsors. Then we will come back for the question and answers by our friends over here. But just please hold on till then. Thank you. Welcome back, friends. We can take up our questions only relating to today's topic. आज का विषय आपको पता ही है, regarding demanding documents from the society. वो अगर रिफ्यूज करते हैं तो क्या क्या करना है, क्या क्या पनिशमेंट्स वगैरह एप्लीकेबल है, उसके बारे में. Friends who want to ask questions, please click on the hand symbol on your screen. आपके स्क्रीन में ऐसा एक हैंड सिंबल होगा, उसको आप क्लिक कर दीजिए. We will take up your questions in sequence. We are taking only one short question per person. And while asking, please switch on your video. This webinar does not provide any type of consultations or advice to your personal problems. Friends may ask questions only relating to today's topic. Knowledge and experience sharing is based on take it or leave it basis, without any type of liability or responsibility whatsoever and whichsoever. So our first question is by Mr. Paresh Shah. Thank you, sir. And thank you, Sandhuji. Appreciate it for all your contributions, sir. And Hemantji also for your contributions for so many. I appreciate that. Sir, I have a short question. About 6 to 8 months back, I have asked for fixed the legal charges paid by the society, for which I am fighting a case against the society. They have not shared the details of that.
few days back, I have asked for FD details, which they were supposed to share with me in the balance sheet. So they have not shared with me till date for last 3 years. Now today, under the educational and training program by one of the gentlemen who had come for the training, he said that the details will be shared only for 1 year only. Is that so, sir? So I just need to have a clarification on this. And about few days back, I have paid 500 rupees for the cost of documents. Till date, as sir, you have said that it is they are supposed to give within 30 days. But as per the provision, I understand it is 45 days. So I just need a clarification on this, sir. परेश जी, जो मेरे समझ में है वो ये है कि बायलॉ जो सेक्शन है वो बोलता है लास्ट बैलेंस शीट. So they are literally taking this thing कि हम आपको एक ही साल की बैलेंस देंगे. और उसका थोड़ा सा एक महत्व ये है कि हमको अगर हम सोसाइटी में थे और हमको 3 साल पुरानी बैलेंस शीट चाहिए तो वो बैलेंस शीट हमने 3 साल पहले क्यों नहीं मांगी? ऐसा क्या हो गया कि हमको आज वो 3 साल पुरानी बैलेंस शीट चाहिए? लेकिन हो सकता है कि आप कुछ कंपाइल करना चाहते हो कि 3 साल की ये थी, 2 साल की ये थी और लास्ट ईयर की ये थी. तो लेकिन दैट इज वन पार्ट. द दूसरा पार्ट जो है कि 45 days and 30 days, the section says 30 days. तो 30 days में उनको जो है वो देना चाहिए. लेकिन हमको इतना रिजिड होने की भी जरूरत नहीं है. उनको अगर बोलो यार ठीक है आप 45 days में मेरे को दे दो, तो उसमें कोई पहाड़ टूट के गिरने वाला नहीं है. तो उनकी अगर ईगो सेटिस्फाई होती है तो बोलो ठीक है 45 days. अगर मेरे को ठीक से याद हो तो शायद ये जो हम जो एक तो नॉर्मल मेंबर, एक नॉमिनल या हम दूसरे मेंबर को अगर देना चाहें तो उसके लिए शायद प्रावधान 45 days का है. तो लेकिन मेंबर जो है उसको 30 days में देनी चाहिए. बट तभी भी मैं कह रहा हूँ कि 45 days वेट करने में कोई हर्ज नहीं है, वो कोई इशू नहीं है. लेकिन अगर आपको अभी पुरानी वो नहीं दे रहे हैं तो आप जॉइंट रजिस्ट्रार से दरख्वास्त कर सकते हैं. उनको बोल सकते हैं आरटीआई डाल के कि आपको ये डॉक्यूमेंट चाहिए. जॉइंट रजिस्ट्रार गेट rid of A simple letter given to deputy registrar will not help me out, sir, for giving. Yeah, it should help you out, but RTI का एक बड़ा फायदा होता है जी. RTI का फायदा ये होता है कि उनको भी 60 days के बीच में जो है वो जवाब देना ही पड़ता है. ओके. हाँ, सो अगर आप RTI का इस्तेमाल करेंगे जो जॉइंट रजिस्ट्रार या डेप्यूटी रजिस्ट्रार के ऑफिस के लिए कर सकते हैं जी, तो क्यों नहीं करें? आप एक लेटर देंगे, वो लेटर कितनी सोसाइटियों के दूसरे लेटर के साथ पड़ा रहेगा, कोई एक्शन ले ना ले. लेकिन RTI के लिए आपको मालूम है हर पब्लिक ऑफिस में एक बंदा नॉमिनेट किया जाता है जो RTI का ध्यान रखता है. तो he or she is supposed to maintain record and see कि भी हमने जो इंफॉर्मेशन हमारे से मांगी गई है वो हमने टाइम पे दी है कि नहीं दी. क्योंकि ना देना भी एक टाइम पे ना देना इंफॉर्मेशन एक ऑफेंस है. So is it mandatory for the society to share the details of the FD along with the balance sheet, right, sir? Yes, you can see anything. As we said, apart from private documents. No, including the sharing of the details of the FD along with the notice. It is not been given plus 3 years. मैं बताता हूँ आपको होता क्या है कि जब आपका AGM होता है उस टाइम पे ऊपर बैलेंस शीट बनती है. वो बैलेंस शीट में सारी डिटेल दी जाती हैं. उसमें FDs का भी जिक्र किया जाता है कि हमारे पास 1 करोड़ की FDs हैं, 10 FDs हैं 10-10 लाख की. ठीक है नहीं? तो अगर आपको उनका FD का डिटेल या FD की बाकी चीजें जो हैं, कब मैच्योर हो रही है, कब करवाई थी, ठीक है, कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करवाई थी, आपको अधिकार है कि आप FD की कॉपी जाके देख सकते हैं और आप FD की कॉपी ले भी सकते हैं पैसे देके. Thank you, Mr. Paresh. We'll take up our next question by Dr. Chandrakant. Sir, वो हाई कोर्ट का डिटेल्स दे पाएंगे, कोर्ट का डिसीजन, सर, if you don't mind. Mr. Paresh, we are not sharing all those things. Neither we have all those times right now. All right. Thank you, sir. Thank you. I appreciate it, sir. Dr. Chandrakant, please.
इंद्रकांत साहब वो अनम्यूट करिए ना आपके उसके। अभी आ रहा है आवाज? यस हाँ जी, आ रहा सर। है। सर गुड इवनिंग टू ऑल, थैंक यू वेरी मच फॉर इंफॉर्मेटिव सेशन। मेरा सवाल एक था कि जैसे कि हमारे सोसाइटी में एक टेम्पल बनाया गया और उसके लिए ये टेम्पल बनाने के लिए उन्होंने ट्रस्ट बनाया है, लेकिन इन ट्रस्ट बनाने के पहले ही लोगों ने कंट्रीब्यूशन लिया था सबसे। अब अभी तक उसका ना कुछ रिसिप्ट बोलते वो रिसिप्ट भी नहीं दिए और 2 साल हो गए, इसके बावजूद उसका कुछ ऑडिट भी नहीं होता है। जैसे कि गणपति फेस्टिवल में वो भी सब लोगों के साथ में अपना कुछ कंट्रीब्यूशन मांगते हैं, लेकिन वो सब देते भी है, लेकिन उसके लिए अभी थोड़ा रिसिप्ट देना शुरू किया, लेकिन फ्रॉम इंसेप्शन ऑफ टेम्पल वो जो कंट्रीब्यूशन मांगा था 10,000, 12,000, 13,000 उसका कुछ आता पता ही नहीं है। तो इसके बारे में कुछ गाइड करना। और दूसरा एक मेरा और एक था सर, ये एजीएम रहता है या एसडीएम रहता है, इनकी रिकॉर्डिंग करना क्या कंपलसरी है क्या सोसाइटी को? जैसे कि हमको अगर कुछ उसका मांगना है फुटेज तो हम कैसे मांगे? तो इस तरह दोनों चीज का मुझे जरा आंसर दीजिए। आपका जो पहला सवाल है वो तो आज के विषय में आता नहीं है कि हम बात कर रहे हैं डॉक्यूमेंट्स की। हाँ, तो आपने लिंक जरूर किया है कि भाई ऑडिट नहीं हुआ उसका, हमने जो कंट्रीब्यूशन दिया उसको पता नहीं है। तो ये आई डोंट नो क्या इस चीज को अनुमति दी गई थी बनाने के लिए। फ्रॉम जनरल बॉडी ने एग्री किया था कि भी हम टेम्पल बनाएंगे और फिर कंट्रीब्यूशन जितना जितना दे सकता है कोई दे दे और उसके हिसाब से फिर दिस थिंग। लेकिन उचित चीज तो यही है कि हर एक चीज का देखिए ट्रांसपेरेंसी कैसे होगी। ट्रांसपेरेंसी तभी होगी ना अगर ऑडिट की उसका जो कंट्रीब्यूशन हुआ है उसका ऑडिट आपके सामने रखा जाए, मेंबर्स के सामने, कि भाई इतना खर्चा हुआ है, इतनी कंट्रीब्यूशन आई है, इतना पैसा बचा है या इतना पैसा हमने सोसाइटी के उससे दिया है, जो भी है। तो एक पार्ट तो वो हो गया कि ये होना चाहिए। दूसरा पार्ट आपका रिकॉर्डिंग का था। एक पहले एक सर्कुलर आया था 15/3/2010 को एक सर्कुलर आया था, उसमें मेरे को अगर याद हो तो आई थिंक सीरियल 12 या 13 था, जिसमें उन्होंने बोला था कमिश्नर साहब ने कि भी रिकॉर्डिंग जरूर होनी चाहिए। लेकिन उसके बाद में आई थिंक मई 23 में भी एक सर्कुलर आया था और उन्होंने वो सर्कुलर को ओवरराइड किया था। तो अभी सिचुएशन हालात ये है कि it is good to record the general body meeting and even the MC meeting. ये सारा कुछ जो ट्रांसपेरेंसी के बारे में this is part of transparency. लेकिन it is not mandatory under the rules of the Maharashtra Cooperative Society that it must be done, but it is a good thing to record. So हम normally members insist करते हैं, मैं अपनी सोसाइटी की बात कर रहा हूँ, हम इंसिस्ट करते हैं कि एजीएम वगैरह जो है वो रिकॉर्ड की जाए। और अगर हमको, क्योंकि कई बार क्या होता है कुछ किसी ने बोला उसके लिए विवाद हो गया, ठीक है या गलत है, उसने ये बोला या वो बोला, तो इट इज ऑलवेज बेटर टू रिकॉर्ड। इसमें एज आई सेड कि इसमें कोई छुपाने वाली बातें नहीं है, सब कुछ ओपन फोरम में होता है। तो इसलिए बेहतर यही है कि रिकॉर्डिंग की जाए, लेकिन इट इज लेफ्ट एट द डिस्क्रिप्शन ऑफ द सोसाइटी, but members can decide and tell managing committee कि we would like to have recording. सर उसमें एक चीज कहनी थी, मान लो वो नहीं करते हैं और अभी आपने जैसे बोला कि यू कैन अवेल दिस सीसीटीवी फुटेज ऑफ मीटिंग्स एंड ऑल दैट, और इनकेस उन्होंने नहीं किया तो उसके बारे में फिर क्या करेंगे? नहीं, फिर वो यही बोलेंगे ना कि हमने रिकॉर्ड नहीं करी है, तो फिर हम आपको रिकॉर्डिंग कहाँ से दें? ओके, तो मतलब वैसा नहीं है, मतलब अगर नहीं है तो नहीं ले सकते, क्योंकि मैंडेटरी अभी नहीं है, डिपेंड करता है आपकी सोसाइटी के ऊपर और मैनेजिंग कमेटी। तो बट जो मिनट्स लिखे जाते हैं, मिनट्स में अगर आपको सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग देखने की जरूरत तभी पड़ेगी आपको अगर यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद द मिनट्स। अगर मिनट गलत लिखे गए, कोई चीज डिस्कस होती है, उसका रेजोल्यूशन नहीं होता, लेकिन मैनेजिंग कमेटी बाद में आके बोल देती है हाँ ये रेजोल्यूशन हो गया था। You get the point? Exactly. तो उसको प्रूव करने के लिए आपको अगर सीसीटीवी रिकॉर्डिंग होगी तो आसान रहेगा। लेकिन अगर उन्होंने लिख दिया है, झूठ लिखा है कि भाई ये तो रेजोल्यूशन पास हो गया था,
तो फिर आपके पास दूसरी ऑप्शन ये है कि भाई आप दूसरे मेंबर्स की मदद ले सकते हैं टू एज विटनेसेस कि भी ये हुआ था या नहीं हुआ था. ओके, फाइन. I would like to add to Dr. Chandrakant's query Yeah. कि आज के दिन पे जनरल बॉडी या मैनेजिंग कमेटी को वीडियो रिकॉर्ड करने का प्रोविजन नहीं है. हाउएवर अगर आपने वो चीज बायलॉ में इनकॉर्पोरेट कर लिया हुआ एमेंड करके, बायलॉ एमेंड कर सकते हो आप, है ना. कितने बायलॉ नंबर्स है उसमें एक बायलॉ नंबर इंक्लूड कर सकते हो आप. ओके. द सोसाइटी है विल रिकॉर्ड द जनरल बॉडी मीटिंग्स, AGM, SGM and managing committee meeting, and the charges for the same will be so and so. तो वो बायलॉ का एक कंपोनेंट बन सकता है. जैसे पार्किंग का कैसे किया हुआ आपने कि भाई पार्किंग का ये रोटेशन है, ये है, वो है. जैसे हमने नॉन ऑक्यूपेंसी चार्जेस के लिए कैसे निर्धारित किया हुआ है. ओके. जैसे हमने टेनेंट रखने के लिए कैसे निर्धारित किया हुआ है कि भाई ये बायलॉ नंबर भरना है, वो बायलॉ नंबर भरना है, ये 100 रुपये एंट्रेंस फीस देना है, वगैरह वगैरह. ओके. इसी तरह का ये वाला भी कंपोनेंट बायलॉ में अमेंड कर सकते हैं. ओके. इसीलिए सरकार ने वो हटा दिया क्योंकि अभी आपकी आज के दिन में मुंबई में एक सोसाइटी जिसमें सिर्फ 9 मेंबर है, एक ऐसी भी सोसाइटी है जिसमें 1200 मेंबर है. ओके. एक ऐसी भी सोसाइटियां हैं जिनमें आज के दिन पे हाइब्रिड मीटिंग्स चलती है ना. हाइब्रिड का मतलब हो गया कि आप ऑनलाइन भी कर लो और फिजिकल भी कर लो. ओके. तो जिसको ऑनलाइन ज्वाइन करना है तो ऑनलाइन ज्वाइन कर ले और वगैरह. तो ये बायलॉ से हम लोग कर सकते हैं इनसे ऐड करके. यस. रूल नंबर सेक्शन नंबर 12, सेक्शन नंबर 13 हाँ, रेड विथ रूल नंबर 12 दोनों अलग अलग चीज है. उसमें प्रोसीजर डिवाइस किया हुआ है. उसमें आप अगर ध्यान देंगे तो वो आपको अगर करना है तो प्रॉपर एजेंडा लेके ये आप सारा निर्धारित कर सकते हो. ये सेक्शन 13 एंड रूल नंबर 12 ये बायलॉज में है, उसके तहत ये कर सकते हैं ना. ये सेक्शन अगर होता है तो वो हमेशा एक्ट में होता है, ACT एक्ट मतलब MCS एक्ट की बात कर रहे हैं. हाँ. और अगर रूल बोलेंगे तो MCS रूल्स में होता है. ओके. ओके. और जो बायलॉज है आई विल रिपीट, उसको साइड में रख दो, कचरे की पेटी में फेंक दो, क्योंकि उसका कोई महत्व नहीं है सोसाइटी में. ओके. उसका कोई खास महत्व नहीं है क्योंकि जो एक्ट और रूल्स में लिखा हुआ है उसका छोटा मोटा सिंपलर एसेंस घुमा फिरा के बायलॉज में दिया हुआ है. उदाहरण के तौर पे आज रूल नंबर 27 में जैसे सिंह साहब ने बताया कि कॉपिंग चार्जेस 2 रुपया पर पेज है एक्ट में, रूल नंबर 27 में. राइट. लेकिन बायलॉज में क्या लिखा हुआ है? 10 रुपया पर पेज. ओके. तो दोनों कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, मतलब एक दूसरे के विरुद्ध में जा रहे हैं. कोर्ट में जब मामला जाता है तो कोर्ट बोलता है कि आपका बायलॉ साइड में रख दो, एक्ट और रूल्स का उल्लंघन में आपने बायलॉ बनाया हुआ है, इसके लिए हम बायलॉज को नहीं मानेंगे. इस तरह के कई जजमेंट्स में अवेलेबल है. ओके. और जहां तक आपकी मंदिर की बात है, अगर आपका FSI फ्लोर स्पेस इंडेक्स सोसाइटी के प्रॉपर्टी में बाकी है तो आपको प्रॉपर प्रोसीजर करके, यानी आर्किटेक्ट का प्लान, BMC का सैंक्शन, सोसाइटी का बजटरी प्रोविजन बना के, प्लान बना के वो सब करना है. और अगर आपने ये सब किया हुआ है, सोसाइटी ने अपने बैलेंस शीट में ये सब अमाउंट्स, एक्सपेंडिचर्स, प्रपोजल्स वगैरह दर्शाया हुआ, रिकॉर्ड किया हुआ है, तो ही आप ये सब डॉक्यूमेंट्स वगैरह पूछ सकते हो. ओके. और ये सब नहीं किया तो ऑब्वियसली वो गैर कानूनी है डॉक्टर साहब. ओके. मतलब ये सब BMC का प्लान बोलो या ये उसका जो प्लान आपने दूसरा बोला उसका वो प्लान बोलो. जैसे आज आपने बोला कि चलो मेरे पास में 2 एकड़ की जमीन है सोसाइटी में, 50 साल पहली वाली, है ना. उस समय 0.75, 0.90 या 1 FSI हुआ करता था. लेकिन आपने FSI होने के बावजूद भी 2 एकड़ में बिल्डिंग नहीं बनाई, पैसे नहीं थे, एक ही बिल्डिंग बनाई. तो अभी आज के दिन में कितना FSI हो गया उसका. तो चलो मेरी खुद की जमीन है, मैं उधर मंदिर बना लेता हूँ या मस्जिद बना लेता हूँ
क्लब हाउस बना लेता हूँ, है ना, या शॉपिंग मॉल बना लेता हूँ, तो जनरल बॉडी में सैंक्शन कर लेते हैं, बीएमसी के पास जाने की क्या जरूरत है, जमीन तो मेरी है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। एग्जैक्टली। लेकिन देश का कानून के विपरीत जाके आप नहीं कर पाओगे, आपकी खुद की प्रॉपर्टी है तो भी। तो सर थोड़ा रिपीट करिए, इसमें एफएसआई का क्या वापस बोलिए, जो 3 पॉइंट बीएमसी प्लान। अगर आपके सोसाइटी में एफएसआई बाकी है, हाँ, तो आर्किटेक्ट के माध्यम से आपको बीएमसी में एप्लीकेशन देना पड़ेगा कि भाई ये मंदिर, ये स्ट्रक्चर बनाना है, इसका फला फला एफएसआई कंज्यूम होगा, ओके तो मुझे परमिशन सैंक्शन करो। उसका ड्राइंग होगा, वगैरह वगैरह होगा, बस सोसाइटी का बजट उसमें लिया जाएगा, कौन स्पेंड करने वाला है उस पैसे को लेके, सोसाइटी के बैलेंस शीट में आएगा उस सारा चीज को लेके, और फिर आगे बढ़ा जाता है उसमें। एनीवे, थैंक यू डॉक्टर फॉर थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू सर, गुड डे। Before I continue further, I would also like to inform our friends here, तो डॉक्यूमेंट तो मांग लो, लेकिन कई लोग डॉक्यूमेंट अपने सोसाइटी के मैनेजिंग कमेटी को हैरान परेशान करने के लिए भी मांगते हैं। जैसे किसी ने बोला मुझे 20 बरस पहले का डॉक्यूमेंट चाहिए। अब 20 बरस पहले में वो 2 बार 3 बार सोसाइटी का सेक्रेटरी भी रह चुका है, चेयरमैन भी रह चुका है, सब रह चुका है, लेकिन वो 20 बरस का डॉक्यूमेंट सिर्फ इसके लिए मांग रहा है क्योंकि वो, जिसको हम बॉम्बे में कहते हैं, उसको काम पे लगा दिया, सोसाइटी को परेशान करना है वगैरह। सोसाइटी के पास डॉक्यूमेंट नहीं है, या अगर है भी तो वो निकाल के देने में कितना समय लगने वाला है, मैन पावर भी होनी चाहिए उतनी, वो है या नहीं है। दूसरा, अगर आप उसी मेंबर को ये पूछो भाई 20 साल का डॉक्यूमेंट को लेके करोगे क्या, कुछ करना है नहीं, क्योंकि कोर्ट में जाने के लिए वो डॉक्यूमेंट 5 साल के पुराना अगर है तो कोर्ट में एक्सेप्ट नहीं किया जाता है, आप उसको इंक्वायरी नहीं लगा सकते हो, आप उसका ऑडिट नहीं करवा सकते हो, तो वो डॉक्यूमेंट लेके करोगे क्या, ये एक मुद्दा होता है। ऑफ कोर्स गलतियां सोसाइटी की भी होती है, सारी चीज आप ऑनलाइन डाल दो, एक वेबसाइट खोल लो, कितना बड़ा काम है वेबसाइट देने के लिए, तो ये सारी चीजें आसानी से हो सकती है, ऑनलाइन कर दिया। कई जितने भी लिमिटेड कंपनीज है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज है आज के दिन पे, उनके वेबसाइट पे पिछले 10-10, 15-15 साल के बैलेंस शीट्स हैं, उनका जो जनरल बॉडी मीटिंग्स हुआ उनके रिकॉर्ड मिनट्स हैं, सारे रेजोल्यूशंस मौजूद हैं, इस समय कंपनी क्या कर रही है, कितना लेना है, कितना देना है, क्या बैलेंस शीट है, सब अवेलेबल है ऑनलाइन। तो ये हम अपनी सोसाइटी में भी कर सकते हैं, और कुछ सोसाइटियां ये कर भी रही है। Anyway, our next question is by Mr. Naveen Jain, please. थैंक यू सर। Naveen Jain, sir. आवाज सुनाई दे रहा है सर? Yes, sir. कुलदीप सर ने जैसे कहा कि सीसीटीवी फुटेज, कोई इंसिडेंट्स, प्राइवेट इंसिडेंट्स का भी वो मांग सकता है मेंबर। तो एक केस, अगर कोई 2 मेंबरों में क्रिमिनल केस चल रहा है कोर्ट में, पर्सनल है, सोसाइटी से कुछ लेना देना नहीं, लेकिन दोनों मेंबर सोसाइटी से एक दूसरे की मूवमेंट का फुटेज मांग रहे हैं, हमको वो काम लगेगा, तो इसमें क्या सोसाइटी को क्या स्टेप होना चाहिए, उस पर जरा प्रकाश। नवीन साहब, इसमें मेन चीज देखने वाली ये है कि जो मैंने सीसीटीवी फुटेज की बात करी, जो सिक्योरिटी रीजन के लिए जो मैनेजिंग कमेटी अपने खर्चे पे लगाती है सोसाइटी में, उसको या लिफ्ट में या किसी कॉमन एरिया में, वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। जो हम अपने पैसे से अपने घरों के सामने लगा लेते हैं, वो एक पर्सनल इंडिविजुअल मुद्दा बनता है मेरे हिसाब से, और दैट इज समथिंग व्हिच एक्चुअली स्पीकिंग सोसाइटी हैज नथिंग टू डू विद इट, एज पर माय दिस थिंग। आई कुड बी करेक्टेड बाय हेमंत सर, and that you should get the thing resolved through the police, because the criminal cases or criminality is involved. तो इसमें आपका राइट तो है कि भाई यू आर नॉट अंडर द राइट ऑफ प्राइवेसी, कि भाई आप मूवमेंट दूसरे की मूवमेंट देख रहे हो,
कि भाई आपके दरवाजे में कौन घुसता है, घर में कौन आता है, कौन जाता है, and all that. As a matter of fact, the right thing to do is for a member, or when you request, is that kindly don't focus it on my door, okay? एंड लॉबी होती है, जो लॉबी में आप उसको, लॉबी में अपने दरवाजे के सामने कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, आप उसको फोकस करें उस जगह पे अपने रिकॉर्ड के लिए, लेकिन हमारी मूवमेंट मत रिकॉर्ड करिए। हाँ जी, कॉमन जो सोसाइटी ने लगाए हुए हैं ना कैमरे, उसकी फुटेज मांग रहा है। नहीं, कॉमन में जो सोसाइटी ने लगाए हैं उसकी फुटेज आप ले सकते हो, मेरे हिसाब से वो सोसाइटी को रिफ्यूज नहीं करनी चाहिए। जैन साहब, थोड़ा इंटरफेयर करता हूं मैं एक क्वेरी में। सोसाइटी ने जो भी सीसीटीवी लगाया हुआ है, जहां पर भी लगाया हुआ है, वो एक जहां पे भी लगाया हुआ है वो आपके घर के अंदर नहीं लगाया हुआ है, वो कॉमन एरियाज में लगा। अगर आपके घर के बाहर भी लगाया हुआ है तो क्या हम ये कह सकते हैं कि मेरे घर के बाहर लगाया, फ्लोर में लगाया है, तो क्या वो कॉमन एरिया है या प्राइवेट एरिया है? प्राइवेट एरिया तो वो है जहाँ पे आपका दरवाजा है और उसके अंदर का एरिया हो गया। आपका समझो मानो फ्लैट का एरिया 1000 स्क्वायर फीट है, तो प्राइवेट एरिया क्या हुआ? 1000 स्क्वायर फीट हुआ। आपके दरवाजे के बाहर का जो पैसेज है, क्या वो प्राइवेट एरिया है? अगर प्राइवेट एरिया है तो दूध वाला आके कैसे खड़ा हो रहा है वहाँ पे? तो कोरियर वाला कैसे आ रहा है? वो नेबर्स कैसे आ रहे हैं? बाकी सोसाइटी के लोग, वॉचमैन, माली वगैरह, वो सब कैसे आ रहे हैं? तो हर वो एरिया में जहाँ पे सोसाइटी ने सीसीटीवी कैमरा लगाया हुआ है, उसका फुटेज कैन बी आस्क्ड by any and all of the society members, and to go further, it can be asked by any and all other public members also, and by the police department and by any authority. For your info, hiding a criminal incident by not providing that particular CCTV footage amounts to concealing of evidence, hiding of evidence, destroying of evidence, which again is a criminal offense. तो अगर सोसाइटी के पास लड़ाई झगड़े का, खून खराबे का ये सब सीसीटीवी फुटेज है और फिर भी अगर वो नहीं देती है, तो सोसाइटी भी उस क्रिमिनल प्रोसीडिंग में पार्ट बनती है, क्योंकि दैट इज कॉल्ड कंसीलमेंट ऑफ एविडेंस। थैंक यू मिस्टर नवीन फॉर ज्वाइनिंग इन टुडे। सर, वो मूवमेंट की मांग रहे हैं, ऑफेंस सोसाइटी में नहीं हुआ है, क्रिमिनल ऑफेंस हैज नॉट अकर्ड इन द सोसाइटी, जस्ट वो केस चल रहा है, तो एक दूसरे की मूवमेंट देखने के लिए सोसाइटी में दे आर आस्किंग। पर सर, मूवमेंट कहाँ पे कैप्चर हुआ रहेगा? सोसाइटी के अंदर हुआ है ये घटना? घटना नहीं हुई है सोसाइटी के अंदर। अब ये केस चल रहा है तो एक दूसरे की मूवमेंट के फुटेज मांग रहे हैं, तो कब आया, कब सोसाइटी में आया गया, आपस में मांग रहे। दोनों मेंबर रहते हैं वहीं सोसाइटी में ही है। तो सीसीटीवी कहाँ लगा हुआ है सर? वो कॉमन प्लेस में। तो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया कि अगर कॉमन प्लेस में लगा हुआ है तो कोई भी मेंबर, नॉन मेंबर, पब्लिक मेंबर, एनी गवर्नमेंट अथॉरिटी, पुलिस डिपार्टमेंट कैन डिमांड दैट सीसीटीवी फुटेज। दैट इज नॉट ए लिंक, उसमें कोई बंदिश नहीं है। अगर वो एक दूसरे का पूछ रहे हैं तो पूछे, और आपका काम ही देने का, क्योंकि वो सोसाइटी के फंड से वो सीसीटीवी लगा हुआ है, उसके किसी के प्राइवेट फंड से नहीं लगा हुआ है। अच्छा, उसमें प्राइवेसी का कुछ क्लॉज वो नहीं हो? एब्सोल्युटली नहीं। जैसे आप नहीं दोगे तो आप फंसते हो, क्योंकि आप कंसील कर रहे हो ना एविडेंस। थैंक यू सेन साहब, थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाय फ्रांसिस मेनेजिस। Yes, sir. So today's topic more focus on responsibility of a member. My suggestion, want to know clarification. Instead of that member, how to participate in managing committee? Because this education training in 2019 already set, and 2025 the rules, draft rules has come up. But government is not focusing on members, how to participate in managing committee and work on that. Because there are so many administrators already there in the societies.
So I want Hemant sir to highlight on this, because we are giving the responsibility of member. What about his duties? The first duty and then responsibility. Nowadays, nobody want to come in managing committee. 6 member है तो 2 member 2 महीने के अंदर resignation. So how we can focus? How can make awareness, education? It should be compulsory. If I purchase a flat and I go to the society to make membership, so before coming to the membership, he has to go for training, and then he should know what is the managing committee working and other thing. What is my responsibility and what is my duties? Duties is more important. Thank you. Thank you, Mr. Menezes. Now, whatever duties of the members it can be, or liabilities or responsibility, who will fix that? Either the bylaws will fix it, or it will be fixed by the government in its rules. Presently, only the duties or liabilities only of the managing committee is determined and not of the members. Secondly, and very bluntly, it may sound a bit harsh, but अगर सोसाइटी में लोग काम करने को तैयार नहीं है तो आई थिंक वो सोसाइटी को बंद कर देना चाहिए। या उदाहरण के तौर पे मैं आपको एक दूसरा उदाहरण देता हूँ। आपकी सोसाइटी में सिक्योरिटी एजेंसी है, आपने वो सिक्योरिटी एजेंसी का काम किसी सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्टर को दे दिया, एजेंसी को दिया हुआ है। बड़े सोसाइटी में एसटीपी प्लांट है, उसका कॉन्ट्रैक्ट बाहर दे दिया है। अकाउंटिंग का है, अकाउंटिंग का कॉन्ट्रैक्ट बाहर दे दिया हुआ है, किसी और वेंडर को दिया हुआ है। गार्डनिंग का भी दिया हुआ है, लिफ्ट का भी दिया हुआ है, अकाउंट्स का भी दिया हुआ है। सिमिलरली सोसाइटी का मैनेजमेंट का भी आप कॉन्ट्रैक्ट बाहर किसी को दे सकते हो, दैट्स नॉट ए प्रॉब्लम। आपको हर चीज में सोसाइटी में घुसने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि समय है नहीं आपके पास। आप आए, आपका मतलब आप नहीं बोल रहा हूँ मैनेजर साहब, या और किसी का नहीं बोल रहा हूँ। मेंबर्स आते हैं मैनेजिंग कमेटी में अपने अपने सैडिस्टिक शौक पूरे करने के लिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरे करने के लिए नहीं आते, ऐसा मेरा सोचना है। मेजॉरिटी ऑफ देम, अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी से आ रहा हूँ, तो आप ये कहोगे कि मैं ये काम कर दूंगा, मैं वो काम कर दूंगा। ये आप ये नहीं कहोगे कि मैं तो अपना काम छोड़ के आ रहा हूँ, मैं तो आपके ऊपर मेहरबानी कर रहा हूँ, मैं तो आपका मेरा ऑनरेरी टाइम आपको दे रहा हूँ। ये सब तो हम कितनी बार सुन चुके हैं सोसाइटी में। एक बार, मैं तो हजारों बार सुन चुका हूँ ये चीज। कुलदीप साहब, इस पे आप थोड़ा सा कमेंट करें तो अच्छा है, आपका जिंदगी के तजुर्बे के हिसाब से। सर, बेसिकली ये क्वेश्चन दो तरफा था मैनेजर साहब का। एक तो बेसिकली जो मेरे को समझ आया कि मैनेजिंग कमेटी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या हैं, वो उसके ऊपर एम्फसाइज करना चाहिए। तो सबसे पहले तो जो बायलॉज अपने हैं सोसाइटी के, उसमें मेंशन किए हुए हैं कि भाई जिम्मेवारी जो मैनेजिंग कमेटी की है वो क्या क्या है, वो सब दिया हुआ है बायलॉ में। और एज फार एज दी मेंबर्स आर कंसर्न्ड, मेंबर्स की भी, जैसे हेमंत सर ने बोला कि भैया आपने वॉलंटियर तो किया नहीं है मैनेजिंग कमेटी में आने के लिए, लेकिन आपको सब कुछ एकदम फर्स्ट क्लास चाहिए, लेकिन आपको कुछ करना भी नहीं है। बहुत सारे मेंबर ऐसे हैं जो क्वेश्चन करते रहेंगे मैनेजिंग कमेटी को, बट एट द सेम टाइम उनको बोलो भैया आप थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लो, तो नहीं, ये मेरे से नहीं होगा। तो एक ऐसा एटीट्यूड हो जाता है। तो एज फार एज दी, मैं थोड़ी सी एग्जांपल आपको दूंगा कि जब हम जिम्मेवारी की बात करते हैं मेंबर्स की भी, तो मेंबर्स की भी जिम्मेवारी में हमको ऐसे ही देखनी चाहिए जैसे कि हम मान लो एक फैमिली है जिसमें कि हम पेरेंट्स हैं, बच्चे हैं, तो हम क्या करते हैं, हम बच्चों को यही तो बोलते हैं कि भाई हम आपकी देखभाल कर रहे हैं, आप सर, लेकिन आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि आपको पढ़ना है, आपको बिहेव करना है, आपको खाना टाइम पे खाना है। तो ये एक्चुअली स्पीकिंग, अगर हम इस रूल पे जो एक ऐसी सोचने के ऊपर अगर हम चलें कि भाई हमारी जो जिम्मेवारी क्या है सोसाइटी में,
तो जिम्मेवारी तो यही होनी चाहिए कि सबका भला हो, सोसाइटी इम्प्रूव करे। हम अगर कंट्रीब्यूट करना चाहें तो जहां भी हम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं हम कंट्रीब्यूट करें। तो इसका मैं कहूँगा कि अगर हम लिखित में भी लाएंगे तो यही चीजें लिखी जाएंगी कि भाई जो आप हर एक चीज के लिए जो अधिकार और प्रिविलेजेस हैं वो साइड बाय साइड चलते हैं। तो इसलिए हम ये तो कह नहीं सकते कि साहब हमको ये नहीं मालूम है कि भाई हमारे अधिकार प्रिविलेजेस क्या हैं, लेकिन हमको करना क्या है। वो तो जो भी आप कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं सोसाइटी की इम्प्रूवमेंट के लिए वो आप कर दीजिए। 2019 में जो अमेंडमेंट हुआ है रिगार्डिंग एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, हाँ जी, 2019 and the amendment has done in the act regarding training and education. Now rules are drafted after 6 years. हाँ, तो वो एजुकेशन एंड ट्रेनिंग जो है वो मैनेजिंग कमेटी को टाइम टू टाइम दे शुड ऑर्गेनाइज दैट, बिकॉज उसके लिए हम 10 रुपए पर फ्लैट भी शायद देते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं, तो वो फंड जो है इस्तेमाल करना चाहिए। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट दैट शुड बी पार्ट ऑफ द रिपोर्ट विच द एमसी मेक्स एट द एनुअल जनरल बॉडी मीटिंग के भी हमने क्या क्या किया एंड ऑल दैट। तो उसमें उनको ये भी बताना चाहिए कि भी कितने मेंबर्स की ट्रेनिंग हुई, और ये नहीं है कि भी सिर्फ जो मेंबर्स हैं उनकी ट्रेनिंग होती है, जो उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए मैनेजिंग कमेटी मेंबर्स भी होने चाहिए। तो ये ऑफ कोर्स फ्रॉम टाइम टू टाइम हमको करना चाहिए, और मैं समझता हूँ कि ज़रूरी है, अच्छी बात है कि ये इंट्रोड्यूस किया गया, तो इसको इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए, और मैनेजिंग कमेटी को भी इसके ऊपर तवज्जो देनी चाहिए कि भी हमको ट्रेनिंग करवानी है। Okay, we'll take up our next question by Meraki. Thank you, sir. Thank you very much. Yeah, please click on your video before asking your question. जी सर नमस्ते। सर माय क्वेश्चन इज सर, अगर हम सर्टिफाइड कॉपीज मांग रहे हैं और सोसाइटी ने हमें उसके लिए 10 रुपीज पर पेज 450 पेजेस का 4500 प्लस टैक्सेस चार्ज किया है, लेकिन एक भी कॉपी सर्टिफाइड नहीं है, तो क्या वो जस्टिफाइड है? और अगर नहीं है तो हम उसके लिए क्या एक्शन ले सकते हैं? राकेश जी, बेसिकली जो रूल तो यही कहता है कि सर्टिफाइड कॉपी हमको मिलनी चाहिए। जो भी डॉक्यूमेंट आप लेते हैं उसमें उसको स्टैंप लगा के देनी चाहिए, और मे बी ही कैन साइन ऑल्सो, and that is the requirement. Now as far as the cost is concerned, मैं already अपने वेबिनार टॉक में मैं बता भी चुका हूँ कि there is a disparity, हेमंत सर ने भी आपको बताया है। तो इसके लिए बेहतर यही होगा कि उसका एक जो आसान तरीका ये है कि आप अपनी एजीएम में, जैसे आप अपने बायलॉज अमेंड कर सकते हैं, तो आप एक पॉइंट रखिए एजीएम में, और उसमें बोलिए कि भी ये डिस्पैरिटी है, जो आज के दिन में जो रूल बोलता है वो 2 रुपीज पर A4 पेज, क्योंकि उसमें वर्ड्स दिए हुए हैं 200 वर्ड्स और लेस, उसमें 40 पैसे पर दिस थिंग फॉर 200 वर्ड्स। तो वो चीज को लेट्स ब्रिंग द बायलॉज इन लाइन विद आवर रूल्स। वो आप प्रपोजल डाल सकते हैं, और प्रपोजल डाल के उसके बाद में आप अमेंड कर सकते हैं अपना बायलॉ। उसके लिए प्रोसीजर है कि एजीएम में पास होगा, उसके बाद में आप डीआर को भेजेंगे, डीआर अप्रूव कर देगा, आप इनकॉर्पोरेट कर सकते हो। तो वो एक लकूने है। तो आई डोंट नो वेदर ये जो अभी 25 का जो बोल रहे हैं कि भाई उनको कुछ सजेशन चाहिए थे, तो आई डोंट नो, हेमंत सर मे बी इन्वॉल्वड इन दैट। तो सर दिस इज समथिंग व्हिच कुड बी पॉइंटेड आउट कि there is the disparity between the bylaws and the rules, and act should be removed. Friends, it is this way कि uncertified copies given by anybody is against the provision of the Indian Evidence Act. क्योंकि आप अनसर्टिफाइड कॉपी को लेके कोई भी कानूनी कार्यवाही नहीं कर पाओगे। अनसर्टिफाइड कॉपीज का मतलब ये है कि वो मैनिपुलेटेबल होगा। सर्टिफाइड कॉपीज का मतलब ये है कि आपने सोसाइटी के ओरिजिनल रिकॉर्ड से निकाला, वेरीफाई किया, और फिर उसको सर्टिफाइड ट्रू कॉपी
या भले वो शब्द ना लिखा हो सर्टिफाइड ट्रू कॉपी, लेकिन Right. सोसाइटी का गोल्ड राउंड स्टैम्प, मैनेजर अथवा सेक्रेटरी का स्टैम्प और डेट डाल के आपको देना चाहिए। ये प्रोसीजर है। बाय द जी। वे दोस्तों के लिए ये भी एक और एक टॉपिक भी है कि सर्टिफाइड कॉपीज तो आप एमसीएज एक्ट के अंतर्गत मांग सकते हो, उसका रिफ्यूजल सोसाइटी करती है, कर रही है, करती रहेगी। लेकिन सोसाइटी को सबक सिखाने के लिए आप रजिस्ट्रार के पास में भी अप्लाई कर सकते हो, लंबा चक्कर है। बट आप साइमल्टेनियसली कंज्यूमर कोर्ट में भी ये अर्जी फाइल कर सकते हो। कंज्यूमर कोर्ट में फाइल करने का मतलब ये हुआ, आजकल ऑनलाइन हो जाता है, आपको घर से हिलने की आवश्यकता नहीं है। इट इज़ ए वेरी वेरी सिंपल प्रोसीजर। ऑनलाइन कोर्ट का फीस भी भरना है, ऑनलाइन आप हियरिंग भी अटेंड कर सकते हो, एंड देयर आर सेवरल सोशल एक्टिविस्ट्स एंड एनजीओज हु मे बी एबल टू डू इट एट वेरी मिनिमल और मे बी नो फीस ऑल्सो। तो ये भी एक पॉसिबिलिटी एक्सप्लोर करना चाहिए हमारे दोस्तों को। ओके ओके सर। एंड अनदर थिंग इज सोसाइटी बोल रहे हैं कि हम आपको जो इंस्पेक्शन है, वो जो ऑर्डिनेंस है 154(8) नहीं 148B 154B8 ऑर्डिनेंस, 154B8 हाँ 154B8 ऑर्डिनेंस 2019 9 of 2019 बोल रहे हैं कि उसके तहत हम आपको It is not an केवल ordinance anymore. It has become an act now. Ordinance, act के पहले है। हाँ, तो सोसाइटी ये बोल रही है कि हम आपको केवल आपके फ्लैट से रिलेटेड जो ट्रांजैक्शंस है वो ही डॉक्यूमेंट्स दिखाएंगे। अगर आप हमसे एफडी मांगेंगे, बैलेंस शीट मांगेंगे, ऑडिट मांगेंगे, ना हम नहीं दिखाएंगे। दिस इज व्हाट दे आर सेइंग। In that case, you have got only two options. One is file an application, not a complaint. An application under section 154B27 with the deputy registrar stating कि sir, I had applied for so and so application. Society has not provided it. You are requested to direct the society to provide the same. ठीक है, पीछे पड़ जाओ तो रजिस्ट्रार के। एक बार में नहीं सुनता है कोई भी नहीं सुनता है। अपना खुद का बच्चा भी नहीं सुनता, एक बार में बीवी भी नहीं सुनती, हस्बैंड भी नहीं सुनता है, तो फिर वो कहाँ सुनने को बैठेगा। स्वभाव है इंसान का। तो खैर उसका भी कोई फॉल्ट नहीं हो। पीछे पड़ो, ऑर्डर निकलवाओ, ऑर्डर की कॉपी खुद लाके सोसाइटी को दो या स्पीड पोस्ट करो। फिर भी सोसाइटी अगर नहीं देती है तो अब डीआर को बोलो कि भाई आपके ऑर्डर की कोई कीमत नहीं रही है, उसने आपके ऑर्डर को अवमानना किया है, रिफ्यूज किया है, डिसरिस्पेक्ट किया हुआ, डिसओबे किया हुआ, हेंस नाउ यू स्टार्ट प्रोसीडिंग्स अंडर 154B23। 154B23। अब 154B23 एक बड़े मजेदार सेक्शन है। उसमें ऐसा है कि भाई मैंने आपको ऑर्डर किया, आपने नहीं सुना, डिसओबे किया, आप कुर्सी से बाहर हो गए 5 साल के लिए। फॉलो अप करने वाली बात है, लेकिन हो सकता है। सेकेंडली, अगर यही इश्यू को आप अगर कंज्यूमर कोर्ट में भी लेकर जाते हो, आप खुद वकील हो या किसी वकील फ्रेंड से करवा रहे हो या कोई एनजीओ से करवा रहे हो, किसी भी सोसाइटी को, मेरा तजुर्बा है, किसी भी सोसाइटी को कोर्ट कचहरी जाने में बड़ा तकलीफ होता है, परहेज होता है, हेजिटेंसी होती है, फियर होता है। पर एक बार कोर्ट का केस करते हो तो टिपिकली कई लोग घुटने पे आ जाते हैं। एनीवे, थैंक यू मैम फॉर ज्वाइनिंग इन। थैंक यू सर, थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाय मिस्टर गणपत। मिस्टर गणपत राठौड़, प्लीज। गुड इवनिंग सर। मैंने ये एसजीएम का सीसीटीवी फुटेज मतलब मीटिंग के समय ही प्रिजर्व करने के लिए बोला था। एक्चुअली कुछ हार्श डिस्कशन हो गया इसके लिए, पर उन्होंने मीटिंग में ही, कमेटी ने मीटिंग में ही मना कर दिया कि हम नहीं प्रोवाइड करेंगे। और माइन्यूट सब मीटिंग में ये रिकॉर्ड किया गया। नहीं, जैसे मैं आपको बताया तो था 147P2 में क्या इसका पनिशमेंट हो सकता है सीसीटीवी फुटेज? नहीं गणपत जी, वो बेसिकली इट इज पार्ट ऑफ, कोई उसका स्पेशल रूल नहीं है।
वो भी एक डॉक्यूमेंटेशन ही है जो आप मांग रहे हो, तो उनको देना चाहिए। अगर नहीं देते हैं तो फिर वही आपके पास आप कंप्लेंट कर सकते हो और जॉइंट रजिस्ट्रार को, डिप्टी रजिस्ट्रार को आप बोल सकते हो कि सर ये मेरे को, मैंने मांगा था, नहीं दे रहे हैं, और वो उनको आदेश देगा कि भाई ये देना चाहिए आपको। तो जैसे हेमंत सर ने मैं बोला, जो भी कॉमन एरिया की फुटेज है, आई मीन व्हिच इज नॉट इनसाइड द हाउस, व्हिच इज योर ओन कैमरा, यू हैव टू गिव। नहीं, डेप्यूटी रजिस्ट्रार को भी दिया हुआ है, अभी तक उसका हियरिंग चल रहा है। गणपत जी, ये मेरा भारत महान है, हम सब जानते हैं। और हेमंत सर ने अभी बोला कि पहली बार एक चिट्ठी लिखोगे तो कुछ नहीं होने वाला, दूसरी चिट्ठी लिखनी पड़ेगी आपको। तो ये थोड़ा जूते घिसाने वाली बात तो है। देखिए, मैं तो सीधा बोलता हूँ कि अगर पंजाबी में बोलते हैं पंगा लेना तो अच्छी तरह लो। ओके सर, तो मैं इसके बारे में ज्यादा तो नहीं बोलूंगा, लेकिन मैंने पंगा 2015 से लिया हुआ है और आज तक मेरा पंगा चल रहा है। 10 साल हो गए हैं, कोर्ट कचहरी में भी जाता हूँ, हर थोड़े दिनों में कोर्ट कचहरी में केस अटेंड करने जाता हूँ। तो थैंक यू मिस्टर गणपत। विल टेक अप आवर नेक्स्ट क्वेश्चन बाय मिस्टर अनूप कुमार। मिस्टर अनूप कुमार, प्लीज। Okay, last question of today is by Leena Barve. Yes, नमस्ते सबको। मैं मेरा एक्सपीरियंस रिगार्डिंग डॉक्यूमेंट शेयर करना चाहती हूँ। I am an elected committee member and there was some kind of gadbad ghotala done previously, about which I had asked some documents, certified copies. So they refused it, as we are discussing. And just remember that I am elected committee member, the decision maker. Still they have refused it. So I waited for some time because I gave them some time to consult take the legal opinion or whatever. And they said they have taken the legal opinion, but not in written form, but orally that advocate said that you can't get those documents. And then I went to consumer court, district consumer court, and I filed a complaint. The cases are on the final hearing now. But what happened in between, just I want to briefly tell you, those who want to follow it up, that whatever they wanted to give, they gave late. So when they give it late, like after 45 days, already they have not given the documents for so many months. Now they give their say also late after 45 days. So there is a Supreme Court judgment that you can't, not even a single day delay is accepted. So district court refused to take they refused to take their say. So against that, society went to a state commission with a revision petition. And I went on the first day on the admission of the revision petition, and I argued, I submitted my say, everything. And the next hearing, the revision petition was dismissed. Now, their point only remains is none of their documents is going to be, or the say is going to be accepted by district court. But their point is that why she has come here, means why she has come here for documents, here in the sense consumer court, she should be going to deputy registrar. That is the only point now left for hearing, their dismissal application. And apart from that, when society wants to fight a case, like how I complained to the district commission, and then they could have chosen to give me the documents if they didn't want to fight the case. But they decided to fight the case. So the legal expenses should be sanctioned in the SGM, stating what is the complaint and how it is. So that also I informed them. They didn't know it. And 75,000 or so has been sanctioned by majority by the society members for fighting this case. And in that meeting, I was reading out from MCS Act book 154B8. Nobody wanted to listen to me. And they stopped me and this, क्या करना है, पैसे ही sanction करने हैं ना, कर दो, ऐसे करके they sanction the money for legal expenses. So this is the state of the majority members. So
this is just an information for those who, I know I will win the case, but majority people want to go illegally. They succumb to the committee members. They don't know anything about law, but they don't want to listen. Okay, thank you, madam, for your briefing. Our next question is by Mr. Anup Kumar. Are you there, or shall we conclude today's webinar? Mr. Anup Kumar. Okay, so there are no other questions. I wish to thank Mr. Singh, Mr. Kuldeep Singh Sandhu Saab for all his knowledge and experience sharing. He has been kind enough to repeatedly come to lecture at our webinars and help other people, other friends in the webinar. Thank you, Singh Saab, for all the favors that you are doing to us. Thank you, sir. Thank you very much. And I will also like to thank all the members for their patience and for listening to me, and of course, all the guidance given by Hemant sir for this webinar. Thank you very much. With the permission of all our friends, we will conclude today's webinar. Thank you all friends for attending and supporting this knowledge and experience sharing webinar. Wishing all friends a healthy and peaceful life forward. Thank you everybody, and